आरबीआई देश की मौद्रिक नीति के निर्माता हैं और इस नीति के तहत आरबीआई देश की अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की आपूर्ति और ब्याज की दरों का निर्धारण करती है। इसके लिए अनेक प्रकार के साधनों को अपनाती हैं। उनमें से आज हम सीएलआर और एसएलआर को देखने जा रहे हैं। ये दो साधन बैंकिंग प्रणाली में नकदी का प्रबंधन और उनका नियंत्रण और नियमन करती हैं। बैंकों के पास कितनी नकदी होगी ये सुनिश्चित करती है। इसके माध्यम से आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होती है। सबसे पहले सीएलआर, कैश रिजर्व रेशियो, नकद कोष अनुपात। ये वह न्यूनतम नकद अनुपात है जो सभी वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है। यानी आरबीआई के पास, बैंकों के पास जितना भी जमा आता है उसका कुछ हिस्सा आरबीआई अपने पास मंगवाता है, आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है बैंकों को। इसका क्या उद्देश्य है? पहला है तरलता नियंत्रण, बैंकों द्वारा नकदी की उपलब्धता को सीमित करना। जो भी नकदी आती है उसको सीएलआर के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। और मुद्रास्फीति नियंत्रण, अत्यधिक धन प्रवाह को रोकना। उदाहरण देके बैंक की कुल जमा राशि 10,000 करोड़ है और उस समय सीएलआर आरबीआई 4% तय करे तो बैंकों को 400 करोड़ आरबीआई के पास नगद के रूप में रखना होगा। दूसरा है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। एसएलआर वह न्यूनतम प्रतिशत है जो बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का तरल परिसंपत्तियों किन किन रूप में रख सकता है, जैसे गोल्ड के रूप में रख सकता है, कैश के रूप में रख सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन पे निवेश कर सकता है बैंक, स्टेट डेवलपमेंट लोन बॉन्ड जो सरकार जारी करती है उन पे निवेश कर सकता है, या कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक द्वारा मान्य परिसंपत्तियों में रख सकता है। अब ये बैंक पर निर्भर करता है कि वह किन किन कहाँ का निवेश करेगा। इसका उद्देश्य है बैंकों की तरलता और निवेश को नियंत्रित करना। बैंकों के पास कितना पैसा रहेगा ये नियंत्रित होता है और बाजार में कितना पैसा निवेश वो भी इसके माध्यम से नियंत्रित होता है। बैंकों की उधार क्षमता पर नियंत्रित, जब एसएलआर में जितना काफी प्रतिशत चला जाता है, मान लो कि 18%, तो बैंकों को उधार देने की क्षमता कम हो जाती है। उदाहरण देके कुल जमा राशि 10,000 है करोड़ और एसएलआर उस समय 18%, तो बैंकों को 1800 करोड़ परिसंपत्तियों में रखना होगा। अब इनके कुछ और पॉइंट तुलना के माध्यम से देखते हैं। अधिनियम, कौन कौन से अधिनियम द्वारा लागू होते हैं? सीएलआर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा और एसएलआर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत लागू होता है। सीमा की बात करें, आरबीआई सीएलआर को 0 से 100% के बीच में कितना भी कर सकता है और वर्तमान में 3.40% है। यदि आरबीआई 100% कर दे सीएलआर तो बैंकिंग सारी प्रक्रियाएं ठप हो जाएगी और एसएलआर 40% से ज्यादा नहीं रख सकती आरबीआई और वर्तमान में कितना है? 18%। मुनाफा की बात करें, सीएलआर में जमा नकद पर कोई ब्याज मुनाफा नहीं मिलता क्योंकि ये आरबीआई के पास जमा होता है सीएलआर और आरबीआई इनका कोई ब्याज नहीं देती। एसएलआर में निवेश परिसंपत्तियों बैंक ब्याज अर्जित कर सकते हैं। अनेक प्रकार की संपत्तियों में निवेश किया जा सकता है तो इस पे ब्याज अर्जित होता है। धारण करने वाले कौन कौन किस पर लागू होते हैं? दोनों का पालन सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाना अनिवार्य है। हर 15 दिनों के बाद गिना जाता है। यदि बैंकों ने नहीं माना तो जुर्माना लगेगा। इस प्रकार सीएलआर और एसएलआर मौद्रिक स्थिरता को दो तरह से सुनिश्चित करता है। पहला, मुद्रा गुणक को नियंत्रित करके। कुछ दिन पहले हमने एक मुद्रा गुणक का वीडियो बनाया था, उसमें देखा था किस प्रकार मुद्रा गुणक को सीएलआर निर्धारित करता है या नियंत्रित करता है। और दूसरा है
बैंकों में जमा राशि वापस लेने की दौड़ के समय बफर के रूप में कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाए या कुछ अफवाह ऐसी फैल जाए कि वो बैंक डूबने वाला है, तो लोग पैसा वापस लेने के लिए उस बैंक से भागेंगे। लेकिन सारा पैसा बैंकों के पास होता ही नहीं है, कुछ इतना तरल संपत्तियों में निवेश होता है, तो इस स्थिति से भी बचा जा सकता है। थैंक यू।